जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 157 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न है कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित। देखिए ट्रेड मिल टेस्ट जो है ये आपको हृदय चिकित्सा से संबंधित है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार है कौन। तो बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको। तो ये आपको किससे सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था आपको स्वाति नायक को, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का संवेग अगर n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा जो होती है देखिए क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है आपको, तो हाफ mv² होता है, ठीक। तो हाफ mv² है। देखिए जब हम जानते हैं कि p यानी कि संवेग बराबर होता है mv। देखिए अब हम mv के यानी कि p के तौर में यानी कि संवेग के आधार पर इसे हम तोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए हाफ, देखिए ऊपर भी हम m से गुना कर देंगे और नीचे भी m से गुना कर देंगे, यानी कि mv² इंटू m बटा में m, ठीक। तो यानी कि m² v² हो जाएगा, यानी कि m v का होल स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा, ठीक। तो एम भी क्या होता है, p होता है, यानी कि p²/2m हो जाएगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, p²/2m हो गया, ठीक। तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हुआ, जहाँ की n गुना कर दिया जाएगा संवेग को। पहले संवेग अगर n था, पहले संवेग p था, तो इसे जो है ना आपको np कर दिया गया, ठीक। तो नया संवेग क्या हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कि n² आ जाएगा, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD किस प्रकार की डाटा भंडार पद्धति है। तो CD जो होता है ये किस प्रकार के डाटा को भंडारित करता है। तो ये आपको ऑप्टिकल डाटा को ये भंडारित करता है, यानी कि ये प्रकाशिक डाटा को भंडारित करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशिक डाटा, ठीक ना। देखिए CD जो होता है इसमें अधिकतम स्पेस कितना होता है, तो ये आपको 700 MB तक होता है CD में अधिकतम स्पेस, ठीक। और DVD जो आता है DVD इसमें कितना स्पेस होता है, तो ये आपको 4.7 GB तक का स्पेस होता है, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। कि उदासीन परमाणु जो होगा उसका कौन सा, उदासीन परमाणु कहने का मतलब क्या होगा कि उस परमाणु पर से कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना। तो उसमें क्या समान रहेगा, ठीक। देखिए जैसे एक मैग्नीशियम ही लेते हैं तो मैग्नीशियम का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 12, द्रव्यमान होता है 24, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 12 क्या है, तो ये आपको परमाणु संख्या है जिसे इलेक्ट्रॉन भी कहा था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 12 हो गया। और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। क्या होता है, जब उदासीन होता है मतलब क्या, उस पर कोई भी जो है ना आपको चार्ज नहीं है, ठीक ना। जैसे ही देखिए इस पर मैग्नीशियम है तो इस पर जैसे एक प्लस चार्ज दे देते हैं। देखिए प्लस चार्ज में क्या हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, प्लस चार्ज मतलब कि ये अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया कि इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी 11 हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन का मान जो है ना आपको 12 ही रहेगा, ठीक। यानी कि प्रोटॉन नहीं बदला, ठीक। अब देखिए मैग्नीशियम है, अब पुनः इसमें हम निगेटिव चार्ज अगर देते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएगा और प्रोटॉन तो 12 ही रहेगा, ठीक ना। तो ये क्या कहा है कि उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान। देखिए उदासीन है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, समान रहता है, ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसका समान होगा, ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखिए किस ऑप्शन में दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए जीवन का जो रक्षा करेगा वो हार्मोन जो आपको एड्रिनल से स्रावित होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रिनल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव के कंकालीय संरचना का संबंधित यानी कि कंकाल से संबंधित है। नंबर है मूत्रमार्ग तो कंकाल से संबंधित नहीं है, गलत है। सी में दिया है पुतली तो आंख से संबंधित है, भी कंकाल से नहीं होगा। पीलिया भी नहीं है, ठीक ना। लेकिन जंग की हड्डी क्या है, एक प्रकार का कंकाल का ही भाग है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंग की हड्डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि मानव शरीर के संदर्भ में कहा है कि कौन सा लोब है जो कि मुख्य रूप से दृश्य सूचना यानी कि देखने वाला सूचना से संबंधित है। तो वो कौन है आपको, तो ये आपको
ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है, ठीक है। इसमें से कौन है जो कि गुणसूत्र संबंधी, देखिए गुणसूत्र संबंधी विकार इसमें से कौन है, तो ये आपको डाउन सिंड्रोम जिसे कहा जाता है आपको डाउन संलक्षण, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो है ना आपको 21वां गुणसूत्र जो होता है, 21वां गुणसूत्र ये क्या आ जाता है आपको, तो त्रिसूत्री हो जाता है, क्या हो जाता है, तो त्रिसूत्री हो जाता है आपको, 21वां गुणसूत्र या त्रिसूत्री हो जाता है, ठीक है ना। इसी रोग को देखिए जो है आपको डाउन सिंड्रोम, इसे ही कहा जाता है, एक और इसका नाम है तो मंगोलिज्म भी इसे कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या क्या है, ठीक। एक में दिया हुआ है कि मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरण आता है तो मनुष्य में जो है ना रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, ये भी सही है। दो में कहा है कि मोतियाबिंद होना, हाँ ठीक है, पराबैंगनी जब होता है तो पराबैंगनी किरण से मोतियाबिंद भी हो सकता है, ठीक है, नहीं कि दुष्प्रभाव नहीं हुआ। 3 में कहा है कि चमड़ी का कैंसर, ठीक है, पराबैंगनी आने से क्या होता है, चमड़े का भी कैंसर होता है। और शैवाल उत्पादन को जो है 6 से 12% कम करना, ठीक है। जब पराबैंगनी किरण जब आ जाता है वायुमंडल में, ये क्या करता है, शैवाल के उत्पादन में 6 से 12% कमी करता है, ये भी सही। मतलब क्या हुआ कि उपरोक्त में से सभी है जो है ना ये इसका दुष्प्रभाव भी है पराबैंगनी विकिरण का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए मतलब क्या हुआ कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली है, ठीक है, उसमें हरे पौधा जो है ना पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग कितना पड़ता है, यानी कि पत्ती पर जितना सूर्य प्रकाश पड़ा तो उसका जो है लगभग 1% ही वो ग्रहण करता है और इसे जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। देखिए एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, यहाँ पर देखिए सब जगह जो है हमेशा दिशा समान मतलब चेंज ही होते रहता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है इसमें देखिए चाल भी आपको अचर रहेगा, लेकिन वेग क्या होगा, आपको वेग जो है ना आपको नहीं होता है चेंज, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल अचर और वेग क्या होगा, चर होगा। चर मतलब क्या होगा कि वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वो स्थिर है, ठीक, यानी कॉन्स्टेंट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने वह फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है। क्या हुआ कि कोई भी द्रव है, ठीक है, पहले उसको वाष्प में परिवर्तित कर दिया गया तथा दूसरे स्थान पर भेज दिया, ठीक है ना, और फिर उसे ठंडा करके द्रव में परिवर्तित कर लेना, ये प्रक्रिया आपको आसवन कहलाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसवन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किस विधि के द्वारा। देखिए कपूर है, ठीक, कपूर के साथ क्या मिला हुआ है, तो नमक मिला हुआ है, ठीक है ना। देखिए जब इसको हम ऊर्ध्वपातित कर देंगे तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि जो है ना कपूर का ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और नमक धरा का धरा ही रह जाएगा। तो कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और नमक धरा है तो नमक क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। यानी क्या होगा कि नमक मिश्रित कपूर से को शुद्ध किया जा सकता है, तो कैसे, तो ये आपको ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो कि नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है। देखिए केंचुए का जो होता है आपको उत्सर्जन अंग क्या है, तो आपको नेफ्रीडिया है, ठीक। तो ये नेफ्रीडिया द्वारा एक पदार्थ छोड़ा जाता है तो वो क्या है, तो आपको यूरिया है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है। लेकिन कोरल जो बनाता है वो मुख्य संबंध किससे है, तो ये है आपको एंथ्रोजोआ से है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रोजोआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था आपको जेकोबस हेनरिक वेटहॉफ को, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक ना। अगर पूछेगा कि पहला जो है आपको फिजिक्स में किसे मिला था, तो ये फिजिक्स में पहला नोबेल किसे मिला था, तो ये मिला था आपको विलियम रॉटजन को, ठीक ना। किसको, तो विलियम रॉटजन को मिला था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, ठीक। ए में दिया हुआ है गोबर गैस, मतलब गोबर गैस, देखिए गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या होता है, देखिए मीथेन होता है, तो ये मिल जाएगा आपको 3 के साथ। कोल गैस, देखिए कोल गैस क्या होता है, तो कोल गैस देखिए हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को कोल गैस कहते हैं, ठीक है। आप देखिए प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिला रहता है, और वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिला रहता है, ठीक है। इसका मतलब कौन इसका उत्तर हो जाएगा, तो ए का 3 देखिए ए में ही दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1, ठीक।
तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है। जैसे कोई आदमी मर गया, ठीक है, मृत्युपरांत क्या होता है, उसके शरीर की जांच के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, ठीक ना। जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे आपको बायोप्सी कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोप्सी। ठीक, देखिए बायोप्सी जो है कि पोस्टमार्टम जो होता है, इसमें जो है ना मृत्यु किस कारण से उसका मृत्यु हुआ इसका इसमें वास्तविक जानकारी का प्रयास इसमें लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। देखिए लाइपेज जो होता है ये कहाँ स्रावित होता है, तो आपको आमाशय से होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, यानी कि धूप के चश्मा है, ठीक, उसमें कांच कौन लगाया जाएगा। ठीक है, तो धूप चश्मा में जो है आपको जो है धूप से बचने के लिए, यानी क्या कहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से, यानी कि सूर्य से जो हानिकारक किरण आता है उससे जो है ना आपको आँखों की रक्षा करने के लिए धूप चश्मा में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है आपको फेरस ऑक्साइड का। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जंपिंग जीन जो है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपको बारबरा मैकलिंटोक ने किया था। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि वसा में जो है ना आपको जल परिलक्षित होता है। मक्खन में क्या होता है कि वसा में जल रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कि सबसे पहले समझिए आदर्श गैस होता क्या है। आदर्श मतलब क्या हुआ कि वो सबसे बढ़िया, मतलब आदर्श मतलब क्या, किसी से वो मतलब ही नहीं रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक, तो आदर्श गैस उसे ही कहेंगे, यानी कि नोबेल गैस जिसे कहते हैं उसे आदर्श कहते हैं। आदर्श गैस देखिए यानी कि इसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। ये देखिए आवर्त सारणी की जो है ना आपको 18वें वर्ग में ये पाया जाता है। ठीक है ना, 18वें वर्ग में पाया जाता है। तो कौन कौन है, देखिए ये सब है आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन है। ठीक, जितना भी आपको अक्रिया गैस है यानी कि आदर्श गैस है उसके बाह्यतम कोश में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ जो आपको हीलियम को छोड़ा करके। ठीक ना, हीलियम को जो है केवल 2 होता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, तो देखिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए बाह्यतम कोश में देखिए 6, 2, 8, देखिए यही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।